everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we are going to discuss about regulation of citric acid cycle. In our previous lecture we have discussed about link reaction, we have discussed about citric acid cycle in detail. So in this lecture we are going to discuss about regulation of citric acid cycle. Citric acid cycle की रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले थोड़ा हम ओवरव्यू समझते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल का। सो आफ्टर ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं किस चीज में? पायरुवेट में। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, वहीं पे पायरुवेट की अगर हम बात करें तो ये 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं और ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है। एंड दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, दिस इज ए कंप्लीटेड इन 10 स्टेप्स। नाउ अब ये जो पायरुवेट है ये आपके साइटोसोल में बने हैं, लेकिन जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। सो पायरुवेट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे जाएगा? बिकॉज दो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस उससे इजिली पास नहीं कर सकते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, फर्स्ट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो फ्रीली परमिएबल होते हैं बिकॉज ऑफ पोरिन्स, बट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इवन प्रोटॉन्स भी इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोटॉन्स के भी ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो जिनको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है उनके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। पायरुवेट के लिए पायरुवेट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। सो पायरुवेट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं एंड देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स। पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम। फर्स्ट वन इज द E1, सेकेंड वन इज द E2, थर्ड वन इज द E3। E1 को बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 को बोलते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड E3 को बोलते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। सो पायरुवेट पीडीएच कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में ये एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट है तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएंगे, मीन्स ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म्स एसिटाइल को एंजाइम ए। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल को एंजाइम ए की बात करें तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है। सो यहाँ पे एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन आपके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है। सो लिंक रिएक्शन की अगर हम बात करें, इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल को लिंक करता है। सो इस लिंक रिएक्शन की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं एंड देन यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। So this step is basically oxidative decarboxylation step. Now अब आपका जो ये एसिटाइल को एंजाइम में है, ये एसिटाइल को एंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं। किस चीज में इंटर करते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं। नाउ सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 8 स्टेप्स जो 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन के स्टेप होते हैं जिसमें 3 NADH बनते हैं और एक FADH2 बनते हैं। एक स्टेप जो होता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सो 4 स्टेप ऑक्सीडेशन, एक स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 1 मॉलिक्यूल GTP या 1 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। GTP ATP की बात करें तो ये इनर्जेटिकली इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है। सो सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन टोटल 4 स्टेप्स पे होते हैं।
कौन कौन स्टेप्स पे होते हैं? एक तो आपका पीडीएच कॉम्प्लेक्स पे होता है, दूसरा आपको उस रिएक्शन पे होता है जो सिट्रेट सिंथेज कैटालाइज करता है, तीसरा आपका उस स्टेप पे होता है जहां पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज काम करते हैं, चौथा उस स्टेप पे होता है जहां पे अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज काम करते हैं। ये सारे के सारे स्टेप्स का रेगुलेशन हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ओवरऑल जो रेगुलेशन होता है साइट्रिक एसिड साइकिल का वो दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन, फर्स्ट वन इज द allosteric regulation and second one is the covalent modification। सेकेंड क्या है? कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। सो जितने भी रेगुलेशन होते हैं, जितने भी स्टेप पे रेगुलेशन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड सेकेंड वन इज द कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। सो दिस इज बेसिकली ओवरव्यू ऑफ टुडेज टॉपिक। नाउ अब हम डिटेल में एक एक लाइन को पढ़ के समझते हैं कि एक्चुअली में सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। So regulation of key enzymes in metabolic pathways by allosteric effectors and by covalent modifications ensures the production of intermediates at the rates required to keep the cell in a stable steady state while avoiding wasteful overproduction। आपका कोई भी पाथवे का रेगुलेशन क्यों होता है? कोई भी पाथवे का रेगुलेशन इसलिए होता है कि जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो सेल्स में स्टेबल स्टेडी स्टेट में रहें और वेस्टफुल ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। द फ्लो ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम पायरुवेट इनटू and through the citric acid cycle is under tight regulation at two levels। जो कार्बन एटम्स पायरुवेट के होते हैं वो पायरुवेट के कार्बन एटम सिट्रिक एसिड साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू जो फ्लो होता है वो टाइट रेगुलेशन दो लेवल पे होता है। पहला पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि कैटालाइज होते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स से। Acetyl coenzyme is the starting material of the cycle and the entry of acetyl coenzyme into the cycle, that is citrate synthase reaction। Acetyl coenzyme is also produced by other pathways than PDH complex reaction। कैसे होते हैं? एक तो आपका लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल को एंजाइम में बना जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल का स्टार्टिंग मटेरियल है। कोई भी पाथवे का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ दैट रेस्पेक्टिव पाथवे। तो एक मेथड है आपके पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम में बनाने का पीडीएच कॉम्प्लेक्स के द्वारा। सेकेंड मेथड जो है एसिटाइल को एंजाइम में फॉर्मेशन का, दैट इज फ्रॉम फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के जब ऑक्सीडेशन होते हैं तो वन स्टेप में दो कार्बन रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। सो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन से भी एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। So most cells produce acetyl coenzyme from the oxidation of fatty acids and certain amino acids, and the availability of intermediates from these other pathways is important in the regulation of pyruvate oxidation and the citric acid cycle। The cycle is also regulated at isocitrate dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase reactions। आपका जो citric acid cycle है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज पे भी एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज पे भी रेगुलेट होता है। सो फर्स्ट हम डिटेल में देखते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पे कैसे रेगुलेशन होता है। So production of acetyl coenzyme by the pyruvate dehydrogenase complex is regulated by allosteric and covalent mechanisms। दो तरीका होते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ओवरव्यू में बताया है। फर्स्ट वन इज द एलोस्टेरिक, सेकेंड वन इज द कोवैलेंट। So PDH complex of mammals is strongly inhibited by ATP and by acetyl coenzyme and NADH। जो मैमल्स के पीडीएच कॉम्प्लेक्स हैं वो एटीपी, एसिटाइल कोएंजाइम एंड एनएडीएच से डायरेक्टली स्ट्रांगली इनहिबिटेड होता है। एंड एसिटाइल कोएंजाइम क्योंकि फैटी एसिड से रिलीज होते हैं तो फैटी एसिड भी इसको क्या करता है? इनहिबिट करता है।
So cross sign represents the inhibition and green triangle within the circle represents the activation of the particular steps. So the allosteric inhibition of pyruvate oxidation is generally enhanced when long chain fatty acids are available. सो पायरुवेट ऑक्सीडेशन का जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन है वो इन्हांस्ड हो जाता है जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी अवेलेबल होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो AMP coenzyme A and NAD plus all of which accumulate when too little acetate flows into the citric acid cycle allosterically activate the PDH complex. सो जब सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए का फ्लो कम हो जाता है तो वहां पे पीडीएच कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। और सेल्स में कैसे पता चलेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का फ्लो कम हुआ है? मीन्स वहां पे एएमपी कोएंजाइम ए एनएडी प्लस एंड कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। सो ओवरऑल पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनहिबिट किससे होता है? एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम में एनएडीएच एंड फैटी एसिड्स है। लेकिन अगर एक्टिवेशन की बात करें तो एएमपी कोएंजाइम में एनएडी प्लस एंड कैल्शियम आयन से एक्टिवेट होते हैं। Thus, this enzyme activity is turned off when ample fuel is available in the form of fatty acids and acetyl coenzyme A. Means इस एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो टर्न्ड ऑफ होती है जब सेल्स में ample amount of acetyl coenzyme and fatty acids present होंगे। So when the cells ATP ADP concentration and NADH NAD plus concentration ratio जो होते हैं वो हाई होते हैं and it is turned on again when energy demands are high and cell requires greater flux of acetyl coenzyme into the citric acid cycle. In mammals, these allosteric regulatory mechanisms are complemented by a second level of रेगुलेशन। मैमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो आपका एलोस्टेरिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है पीडीएच कॉम्प्लेक्स का, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है एक सेकेंड लेवल ऑफ रेगुलेशन जिसको कोवैलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। पीडीएच कॉम्प्लेक्स आपने लिंक रिएक्शन में डिटेल में पढ़ा है कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स E1, E2 एंड E3 एंजाइम से बने होते हैं। E1 क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। E2 क्या है? डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। E3 की अगर हम बात करें तो यह है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। So PDH complex is inhibited by reversible phosphorylation of a specific serine residue on one of the two sub-units of E1. E1 की अगर हम बात करें तो E1 में रेगुलेटरी सब यूनिट्स भी, रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं। E1 के सेरीन रेजिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन अगर होता है तो उससे पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाता है। फॉस्फोराइलेशन से इनहिबिशन होगा, डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेशन होगा। सो एज नोटेड अर्लियर, in addition to enzyme E1, E2 and E3, the mammalian PDH complex contains two regulatory proteins whose sole purpose is to regulate the activity of the complex. रेगुलेटरी सब यूनिट का सिर्फ और सिर्फ काम है इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना। स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट्स एंड देयरबाय इनएक्टिवेट्स E1। अगर फॉस्फोराइलेशन होता है E1 के सेरीन रेजिड्यू पर प्रोटीन काइनेज के द्वारा तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा एंड ए स्पेसिफिक फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज रिमूव द फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस एंड देयरबाय एक्टिवेट्स E1। एक फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है जो E1 पे फॉस्फोराइलेशन हुआ उसको डीफॉस्फोराइलेट करता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। द काइनेज इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय एटीपी। काइनेज जो पायरुवेट काइनेज है, प्रोटीन काइनेज है, वो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है ATP के द्वारा। when ATP is high reflecting the sufficient supply of energy, PDH complex is inactivated by phosphorylation of E1। मीन्स जब सेल्स में ATP का कंसंट्रेशन हाई होगा तो काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा और वह काइनेज पीडीएच कॉम्प्लेक्स के सेरीन रेजिड्यू पे फॉस्फोराइलेट करता है जिसकी वजह से पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होता है। व्हेन एटीपी कंसंट्रेशन डिक्लाइन, काइनेज एक्टिविटी डिक्रीजेज and phosphatase action remove the phosphoryl group from E1 activating the complex।
मीन्स सेल्स में अगर एटीपी का कंसंट्रेशन डिक्लाइन होगा तो काइनेज की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ेगी, और फॉस्फेटेज की एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो वो फॉस्फोराइल ग्रुप को हटाएगा और एंजाइम को एक्टिव करेगा। PDH complex of plants located in the mitochondrial matrix and in plastids is inhibited by its products NADH and acetyl coenzyme। प्लांट के पीडीएच कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और प्लास्टिड्स दोनों में होते हैं, वो इनहिबिट होता है बाय प्रोडक्शन ऑफ NADH एंड एसिटाइल कोएंजाइम। NADH एंड एसिटाइल कोएंजाइम मेजर इनहिबिशन काम करता है इन द प्लांट पीडीएच कॉम्प्लेक्स। Plant mitochondrial enzyme is also regulated by reversible phosphorylation. Pyruvate inhibits the kinase, thus activating the PDH complex. अमोनियम आयन स्टिमुलेट करता है काइनेज को, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट होता है। PDH complex of E. coli is under allosteric regulation similar to that of mammalian enzyme, but it does not seem to be regulated by phosphorylation. Now the next step of the regulation of citric acid cycle is 3 exergonic steps. सिट्रिक एसिड साइकिल 3 एक्सर्गोनिक स्टेप्स पे भी रेगुलेट होता है अपार्ट फ्रॉम पीडीएच कॉम्प्लेक्स। The flow of metabolites through citric acid cycle is under stringent regulation. citric acid cycle में जो metabolites का flow होता है वो stringent regulation से होता है। 3 factors govern the rate of flux through the cycle. पहला substrate availability, दूसरा inhibition by accumulating product, and तीसरा allosteric feedback mechanism of the enzyme that catalyze early steps in the cycle. Each of the 3 strongly exergonic steps in the cycle, those catalyzed by citrate synthase, isocitrate dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase। अगर इनकी समरी के फॉर्म में मैं बात करूं तो ओवरऑल जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो 3 मोर स्टेप्स पे रेगुलेट होता है। फर्स्ट वन इज द सिट्रेट सिंथेज, सेकंड वन इज द आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड थर्ड वन इज द अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। Can become the rate limiting step under some circumstances. The availability of substrate for citrate synthase, citrate synthase कैसे बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलोसिट्रेट से, varies with the metabolic state of the cell and sometimes limits the rate of citrate formation. NADH की अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइसोसिट्रेट एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट ऑक्सीडेशन। ये एक्यूमुलेट्स होता है सम कंडीशन एंड हाई NADH NAD+ बोथ डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस आर सीवियरली इनहिबिटेड बाय मास एक्शन। अगर सेल्स में NADH NAD+ का रेशियो ज्यादा होगा तो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज दोनों को इनहिबिट करेगा। सिमिलरली इन द सेल द मैलेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन इज इसेंशियली at equilibrium, that is substrate limited, and when NADH NAD+ is high, the concentration of oxaloacetate is slow, slowing the first step in the cycle. Product accumulation inhibits all 3 limiting steps in the cycle. अगर प्रोडक्ट का accumulation होता है तो ये तीनों साइकिल की तीनों लिमिटिंग स्टेप्स को इनहिबिट करेगा। जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करेगा। इसके अलावा सिट्रेट सिंथेज को भी इनहिबिट करेगा। Citrate blocks citrate synthase. The end product of ATP inhibits both citrate synthase and isocitrate dehydrogenase. ATP citrate synthase को भी इनहिबिट करता है, isocitrate dehydrogenase को भी इनहिबिट करता है। The inhibition of citrate synthase by ATP is relieved by ADP and allosteric activator of the enzyme. Citrate synthase की इनहिबिशन रिलीफ किसके द्वारा होता है, ADP के द्वारा होता है। ADP is allosteric activator of this enzyme. In vertebrate muscles, calcium ion, the signal for contraction and for concomitant increase in demand for ATP, activates both isocitrate and dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase as well as PDH complex. In short, the concentration of substrates and intermediates in the citric acid cycle set the flux through this pathway at a rate provides optimal concentration of ATP and NADH. Under normal conditions, the rate of glycolysis and citric acid cycle are integrated so that only as much glucose is metabolized to pyruvate as is needed to supply the citric acid cycle with its fuel. Acetyl group of acetyl coenzyme
पायरूवेट लैक्टेट एसिटाइल को एंजाइम ए की बात करें तो वो नॉर्मली मेंटेन्ड होता है एट स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज मैच्ड टू द रेट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल नॉट ओनली थ्रू इट्स इनहिबिशन बाय द हाई लेवल of ATP and NADH, which is common to both the glycolytic and respiratory stages of glucose oxidation, but also by the concentration of citrate. Citrate, product of the first step, the citric acid cycle, is an important allosteric inhibitor of PFK1 in the glycolytic pathway. सिट्रिक एसिड साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज सिट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोस्टेरिक इनहिबिटर है PFK1 glycolytic pathway का. So this is the regulation of metabolite flow from PDH complex through citric acid cycle. So पायरूवेट से एसिटाइल को एंजाइम में बनता है. पूरा पाथवे की अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल के रेगुलेशन का तो वो 4 स्टेप पे होता है. फर्स्ट वन इज द पीडीएच कॉम्प्लेक्स, सेकेंड वन इज द सिट्रेट सिंथेज, थर्ड वन इज द आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड फोर्थ वन इज द अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज. पीडीएच कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स का इनहिबिशन किससे होता है? जब सेल्स में एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सेल्स में अगर एसिटाइल को एंजाइम ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सेल्स में अगर एनएडीएच का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड सेल्स में फैटी एसिड्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव करेगा. लेकिन अगर सेल्स में वह सिग्नल जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द एनर्जी, फॉर द मीन सेल्स को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो सेल्स में एएमपी को एंजाइम में NAD+ एंड कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और ये चारों फैक्टर पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है. नाउ सिट्रेट सिंथेज की बात करें तो सिट्रेट सिंथेज इनएक्टिव कैसे होगा? पहला जो प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल का, अगर सेल्स में सिट्रिक एसिड साइकिल के प्रोडक्ट बढ़ते हैं जैसे आपका NADH हो गया, सक्सिनाइल को एंजाइम ए हो गया, सिट्रेट हो गया, ATP हो गया, ये चारों के चारों सिट्रेट सिंथेज को इनहिबिट करता है. लेकिन अगर ये फील होगा कि सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ADP का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ADP क्या करता है? सिट्रेट सिंथेज को एक्टिवेट करता है. नाउ द सेकेंड स्टेप दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. ATP आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को इनएक्टिवेट करेगा लेकिन कैल्शियम आयन एंड ADP आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है. नाउ अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करें तो सक्सिनाइल को एंजाइम में एंड NADH अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है एंड कैल्शियम आयन activate करता है. So this is all about regulation of citric acid cycle and in our next lecture we will discuss about the glyoxylate cycle.